आरएएस परीक्षा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कृषि ऋण एग्रीकल्चर लोन की। तो इसके अंतर्गत हमने बताया था आपको कितने प्रकार के होते हैं लोन और उनके स्रोत कौन कौन से हैं ये भी बताया था। आज कुछ उससे ही संबंधित फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। एक है जैसे नाबार्ड, ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। अब ये हिंदी में कहेंगे इसको राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका कार्य है कृषि और ग्रामीण, दो शब्द आ रहे हैं यहां। कृषि का विकास करना, गांव का विकास करना, है ना। यानी गांव को आर्थिक सहायता देना, खेती को आर्थिक सहायता देना, ये काम इस बैंक का है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एसबीआई है, आईडीबीआई है, औद्योगिक विकास बैंक, तो उनका काम तो क्या होता है कि जैसे बड़ौदा बैंक भी है या और भी कई नेशनलाइज्ड बैंक है, यूको बैंक, यूनियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, तो इनका क्या है कि ये उद्योगपति को भी लोन देते हैं, सर्विसमैन को भी लोन देते हैं। भाई जैसे एसबीआई है, अब उसके पास कोई फैक्ट्री लगाने वाला चला गया कि मुझे यहाँ ऑयल मिल लगानी है साहब, इसकी मूंगफली की तेल मिल लगानी है, तो लोन चाहिए तो दे देगा उसको। यानी उद्योगपति को भी लोन देगा, वो व्यापारी को भी लोन देगा। कोई व्यापारी चला जाए कि मुझे व्यापार करना है, कुछ पैसा चाहिए साहब, मैं सीमेंट का व्यापार करना चाहता हूँ, पट्टी फर्शी का व्यापार करना चाहता हूँ, तो उसका पैसा चाहिए, उसको भी वो लोन देगा। कोई मकान बनाने वाला चला गया, उसको भी लोन दे देगा। कौन सा मकान बनाने वाला, कौन सा, जैसे सर्विसमैन चला गया, कोई टीचर चला गया, सरकारी स्कूल में टीचर है, वो चला गया एसबीआई के पास कि मुझे लोन चाहिए मकान बनाना, तो उसको भी लोन देगा। जैसे कोई मान लो इसके लिए लेते हैं ना लोन, व्हीकल के लिए लोन, वाहन ऋण, कि मुझे कार खरीदनी है, लोन लेना है, तो भी लोन दे देगा। लेकिन नाबार्ड ऐसा नहीं है। नाबार्ड व्हीकल खरीदने के लिए लोन नहीं देता। नाबार्ड मकान, व्यक्तिगत रूप से मकान बनाने के लिए लोन नहीं देता। नाबार्ड जैसे फैक्ट्री लगाने के लिए लोन नहीं देता, समझिए आप। तो नाबार्ड किसके लिए लोन देता है? ये तो खेती के लिए लोन देगा। क्या समझे? जैसे किसान को लोन चाहिए कृषि पर्पस से, किसान, अब किसान कहे साहब मेरे को तो मृत्यु भोज के लिए पैसे चाहिए, तो नहीं देगा ये, या विवाह के लिए पैसे चाहिए, नहीं देगा। किसान कहे कि मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, किसान कहे कि मुझे बीज खरीदना, खाद खरीदना, स्प्रिंकलर सिस्टम खरीदना है, तो ये लोन देगा। और ग्रामीण विकास, अब कृषि भी वैसे गांव से संबंधित है, तो ग्रामीण शब्द जोड़ने का मतलब ये है कि ये थोड़ी परिभाषा व्यापक हो गई, यानी खेती के अलावा गांव से संबंधित और भी विकास कार्य होते हैं। जैसे गांव में मान लो शौचालय बनाने हैं सरकार को, अब पैसे नहीं है सरकार के पास, तो ये नाबार्ड देता है। गांव में जैसे सड़कें बनानी है, सामुदायिक भवन बनाना है, गांव में स्कूलें बनानी है, तो ये पैसे कौन देगा? नाबार्ड देता है। तो नाबार्ड किस काम में पैसे देता है, पहले तो ये क्लियर हो जाए। ये एक तरह का बैंक है ये भी, और ये कृषि और ग्रामीण विकास में।
गांव के विकास के लिए लोन देगा, शहरों के लिए नहीं देगा। मान लीजिए जयपुर शहर में रोड लाइट लगानी है तो उसके लिए पैसे नहीं देगा ये नाबार्ड। नाबार्ड किसके लिए देगा कि गांव में अगर रोड लाइट लगानी है तो हम दे देंगे, शहर के लिए तो हम नहीं देंगे। समझिए। अब इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना, ये बहुत महत्वपूर्ण बैंक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। स्थापना 1982, है ना। स्थापना कब हुई? 1982 में। अब यहां पर स्थापना 1982 में हुई ना, कहां हुई? मुख्यालय, यानी इसका हेड ऑफिस कहां है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो मुंबई में इसकी स्थापना की गई 1982 में। और अब क्या हुआ? स्थापना किसने की? आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पैसा लगा था, भाई नाबार्ड के पास पैसा कहां से आएगा? नाबार्ड और दूसरे बैंकों में एक फर्क ये है कि जैसे एसबीआई ये बीओबी है, भूमि विकास बैंक है, उसमें आम जनता अपनी बचत जमा कराती है। आपके और हमारे पास जो पैसा पड़ा होता है घर पे, तो चलो बैंक में एफडी करा देते हैं या बैंक में जमा करा देते हैं, बचत खाते में कराते हैं ना। तो बैंक को, यानी एसबीआई के पास पैसा कहां से आया? हमने जमा कराए वो पैसे। उस पैसे को वो क्या है, फिर जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में दे देता है। यानी अपने से पैसा लिया और अपनों में से ही किसी को दे देगा, अपने से कम ब्याज पर लेता है और देते वक्त वो ब्याज ज्यादा लेता है। जिनसे जिनको लोन दे रहा है उनसे ब्याज ज्यादा लेगा। जैसे मैंने पैसे जमा कराए एसबीआई में, तो मुझे तो ब्याज देंगे वो 6%, और जिसको लोन दे रहे हैं वो, मान लो मेरा ही कोई मित्र चला गया एसबीआई में, मुझे लोन चाहिए, तो लोन, अब जो मैंने मान लो 1 लाख रुपए जमा कराए, तो मेरे 1 लाख रुपए को वो उसको लोन दे देंगे और ब्याज देंगे 10%, तो 4% का फायदा हो गया ना बैंक को। ये धंधा होता है बैंकों का, ये इसे कहते हैं व्यवसायीकरण, या ये कॉमर्शियल बैंकों की विशेषता होती है। अब ये नाबार्ड में क्या होता है कि आम जनता पैसे जमा नहीं कराती। ऐसा नहीं कि आप चले जाओगे मुंबई, चलो मुझे नाबार्ड में अकाउंट खोलना साहब कि यहाँ ब्याज ज्यादा मिलता है, नाबार्ड आपके अकाउंट नहीं खोलेगा, आपके पैसे जमा नहीं करेगा। तो नाबार्ड के पास फिर पैसा कहां से आता है? एसबीआई के पास तो पैसा आ रहा है पब्लिक से, तो फिर इसके पास कहां से आएगा? इसके पास पैसा आता है 2010 तक, 1982 से लेकर 2010 तक तो इसके पास पैसा आता था। 1982 से 2010 तक तो ये था आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मुख्यालय भी मुंबई में ही है। मैं आपको भारत का बैंकिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा बहुत विस्तार से, आरएएस में है सिलेबस, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, ये सारा जो सिस्टम है बैंकिंग का वो पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें ये सब आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, तो मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। अब ये क्या है, आरबीआई ने स्थापित किया 1982 में। इसका मतलब क्या है? जो स्थापित करेगा, मान लो मैं कोई चीज स्थापित करता हूं, मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने पैसा लगाया। भाई कोई चीज जो स्थापित करेगा वही तो पैसा लगाता है उसमें, तभी तो कहा जाता है कि इसने स्थापित की। तो इसकी स्थापना आरबीआई ने की। इट मींस क्या हुआ कि इसमें पैसा लगा हुआ था, किसका? आरबीआई का। आरबीआई ने पैसा लगाया, भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो 2010 तक तो ये इसमें आरबीआई का पैसा लगा था, 18 साल तक, तो 82 से लेकर 2010 तक, यानी 28 साल तक किसका पैसा लगा था? आरबीआई का। फिर भारत सरकार ने 2010 में भारत सरकार इसकी मालिक है। 2010 से कौन है इसकी मालिक? भारत सरकार। 2010 में भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की केंद्र सरकार, मोदी जी इसके लीडर हैं। उन्होंने क्या किया कि आरबीआई का जो पैसा लगा था ना नाबार्ड में, वो पैसा आरबीआई को वापस लौटा दिया कि चलो आपके पैसे वापस ले लो इससे, अब इसमें पैसा हम डालेंगे और हम खरीदेंगे इसको, आज से ये हमारी संस्था हो गई। तो भारत सरकार ने नाबार्ड में पैसा डाल दिया 2010 में और आरबीआई के पैसे वापस लौटा दिए। तो फिर ये किसकी? भारत सरकार की संस्था हो गई। इसका मतलब ये हुआ आज 2010 से लेकर आज से, इसका मतलब क्या हुआ
कि इसमें जो पैसा लगा है वो भारत सरकार का लगा हुआ है, भारत की केंद्र सरकार का। भारत सरकार का मतलब ये मत समझना कि राजस्थान का सरकार का लगा है या मध्य प्रदेश सरकार का लगा है, राज्य सरकारों का नहीं, भारत सरकार का पैसा लगा है, भारत की केंद्र सरकार का पैसा लगा है इसमें। तो भारत की जो केंद्र सरकार है या भारत सरकार है उसकी संस्था है ये नाबार्ड, समझे। 2010 से, उससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की संस्था थी। भारतीय रिजर्व बैंक देखो स्वतंत्र बॉडी है सरकार से। अब आप कहोगे साहब रिजर्व बैंक भी तो भारत सरकार का ही है, फिर ये अलग कैसे हो गया? वो अलग बॉडी है, मैं जब आपको आरबीआई पढ़ाऊंगा तो विस्तार से बता दूंगा कि ये अलग कैसे है सरकार से। भारतीय रिजर्व बैंक वो डिफरेंट कैसे है उससे, उसको उसमें गवर्नमेंट में क्यों नहीं मानते, वो अलग रीजन है उसका, यहाँ नहीं समझा सकते उसको। तो आप ये समझ लो कि 2010 से भारत सरकार की ये संस्था है नाबार्ड। अब इसके बारे में एक बार इसका, चलो यहां आ जाएगा, नीचे ले लेते हैं। कृषि एवं ग्रामीण साख की शीर्ष संस्था शीर्ष वित्तीय संस्था या शीर्ष संस्था, साख का मतलब समझते हैं, ऋण को कर्ज को साख भी कहते हैं। इसका जो अर्थशास्त्र का एग्जैक्ट शब्द है ऋण के लिए या कर्ज के लिए, उधार के लिए, वो साख है, क्रेडिट। तो कृषि और ग्रामीण कर्ज की शीर्ष संस्था है। इसका मतलब क्या है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो लोन दिया जाता है बैंकों द्वारा या सरकार द्वारा, वो उस लोन में सबसे बड़ा योगदान इस नाबार्ड का होता है, समझिए। अभी आप कहोगे साहब आपने तो बताया था कॉमर्शियल बैंक का योगदान ज्यादा होता है उसमें, या संस्था के स्रोत ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी आपको आगे बताते हैं ये कैसे योगदान कर रही है इसमें। तो ये कृषि और ग्रामीण साख की शीर्ष संस्था है। अब आगे आप जानिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको आगे बताता हूं इसके बारे में। तो इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। नाबार्ड के बारे में कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। अब ये कृषि विकास में या कृषि को ऋण देने में ये किस प्रकार कार्य कर रही है, इसका रोल किस प्रकार है वो समझना है। तो ये है पुनर्वित्त एजेंसी है, पुनर्वित्त एजेंसी है, रीफाइनेंस एजेंसी। आरआरबी, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अभी बताया था ना आपको, रीजनल रूरल बैंक, सहकारी संस्थाएं, सहकारी संस्थाओं, व्यापारिक बैंकों, या इसको ये कहते हैं व्यावसायिक बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों। एक तरह से सभी प्रकार के बैंक आ गए, बैंकों एवं राज्य सरकार को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करती है, प्रदान करता है। हमने क्या कहा आपसे कि ये पुनर्वित्त एजेंसी है, रीफाइनेंस एजेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधे किसानों को ऋण नहीं देता, किसानों के लिए शीर्ष संस्था है ये,
यानी कृषि साख की, कृषि ऋण की सबसे बड़ी संस्था अगर इंडिया में कोई है तो वो नाबार्ड है। लेकिन नाबार्ड सीधे किसानों को लोन नहीं देता। ऐसा नहीं कोई किसान चला गया कि साहब मुझे जो केसीसी चाहिए या मुझे ट्रैक्टर खरीदना लोन दीजिए, वो नहीं देता सीधे। वो क्या करता है, इसीलिए उसके लिए लिखा पुनर्वित्त एजेंसी कि किसान तो लोन लेगा इससे, आरआरबी से, सहकारी संस्थाओं से, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक साख समितियां, सहकारी बैंक, उनसे, व्यावसायिक बैंक ये एसबीआई, बीओबी, पीएनबी जो है, और राज्य सरकार जैसे राजस्थान सरकार है, इनको क्या करता है, ये पैसे देता है नाबार्ड। पुनर्वित्त, पुनर्वित्त का मतलब होता है ये क्या कहता है इनसे कि आप ऐसा करो, किसानों को लोन दो और जितना आप लोन दोगे उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। किनको? यानी किसान तो लोन ले रहा है एसबीआई से, एसबीआई को वो पैसा कहां से मिल रहा है, इस नाबार्ड से। नाबार्ड ने कहा एसबीआई से, ये क्या होता है कि बैंकों के पास फाइनेंस की कमी होती है, पैसा कम होता है, तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, किसानों को लोन कहां से दें, कृषि को ऋण कहां से दें हम। तो फिर नाबार्ड बना रखा है सरकार ने। नाबार्ड कहेगा कि आप तो ऐसा करो, लोन दो, जितना लोन आप दोगे उतने पैसे हम दे देंगे आपको, मैं दे दूंगा। तो नाबार्ड दे देता है। जैसे एसबीआई ने मान लो किसानों को 50 करोड़ रुपए लोन दिए साल भर में, तो फिर वो 50 करोड़ रुपए कहां से आता है, नाबार्ड दे देता है। इससे ही कहते हैं पुनर्वित्त, रीफाइनेंस। यानी एसबीआई ने तो फाइनेंस किया किसान को और एसबीआई को फाइनेंस किया नाबार्ड ने। समझ गए? किसान को फाइनेंस कौन कर रहा है, एसबीआई, और एसबीआई को फाइनेंस कौन कर रहा है, नाबार्ड। इससे ही इस क्रिया को कहते हैं रीफाइनेंस या पुनर्वित्त। यानी बैंक, नाबार्ड द्वारा दूसरे बैंक को, सरकार या सहकारी संस्थाओं को जो वित्तीय सहायता दी जाती है किसानों को ऋण देने की एवज में, उससे कहते हैं पुनर्वित्तीयन, और ये पुनर्वित्त एजेंसी कहलाती है, रीफाइनेंस एजेंसी। अब राज्य सरकार आ रहा है, राज्य सरकार ने भी, जैसे कई बार क्या होता है कि ऋण माफी की गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने लोन माफ किया, पैसे नहीं सरकार के पास, तो नाबार्ड ने कहा कि चलो ठीक है आप कर रहे हो तो हम देंगे आपको। या हमने एक बात ये भी लिखी यहाँ पे, किसी से ग्रामीण साख है, ग्रामीण का मतलब अब ग्रामीण गांव में सड़क बनानी है, किसी ग्राम पंचायत को मंडी से जोड़ना ताकि किसान अपना माल आसानी से ला सके और बेच सके वहां, कृषि उपज लाकर। भाई रोड अच्छा होगा तो क्या होगा कि इजीली किसान वहां पहुंच जाएगा। जैसे खरबूजे हुए, तरबूज हुआ, सब्जियां हुई, ये जल्दी खराब होती है ना, तो रोड अच्छा होगा तो तुरंत वो शहर में पहुंच जाएगा। तो इसके लिए सड़कें बनानी होती है। तो अब नाबार्ड क्या करता है, सरकार से कहता है, राजस्थान सरकार की बात है, जैसे क्या कहेगा राजस्थान सरकार से कि चलो आप तो ऐसा करो, राजस्थान की जितनी ग्राम पंचायतें हैं सबको मंडियों से जोड़ो, अच्छी सड़कों से, डामर की सड़कों से, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। सरकार ने तो कहा हमारे पास पैसे नहीं, कहां से सड़कें बनाई। तो नाबार्ड कहता है आप तो सड़क बनाओ, जितना पैसा लगेगा सड़कों में हम देंगे। इसे ही कहते हैं पुनर्वित्त करना। यानी चूंकि ग्रामीण साख का की भी शीर्ष संस्था है और कृषि की भी शीर्ष संस्था है, समझ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार जो कार्य करती, मान लो जैसे सड़क बनाने की बात हुई, या वहां शौचालय बनाने हैं, वहां पे मान लो सामुदायिक भवन बनाना है, कोई नहर वगैरह बनानी है गांव में, छोटे एनीकट वगैरह ऐसे बनाने हैं, छोटे बांध वगैरह बनाने हैं, तो फिर क्या करती है सरकार, सरकार तो बना देगी वहां एनीकट, और फिर पैसा कहां से, नाबार्ड से ले लेगी, नाबार्ड इसको दे देता है। तो ये इसलिए इसको कहते हैं पुनर्वित्त एजेंसी। यहां सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि भारत में कृषि साख की शीर्ष संस्था, यानी जितना लोन खेती में जा रहा है ना आज किसानों के पास जो लोन जा रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल इस नाबार्ड का है। ये इनडायरेक्ट में नाबार्ड ही लोन दे रहा है किसानों को। तो कृषि साख की शीर्षस्थ संस्था है ये नाबार्ड, और ग्रामीण साख की भी शीर्षस्थ है। गांव में जितना पैसा सरकार खर्च कर रही है वो ये नाबार्ड से आ रहा पैसा। इसका मुख्यालय मुंबई में, याद रखेंगे 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी ये भारत सरकार की एजेंसी है, एक तरह से भारत सरकार का स्वामित्व है इसका, है ना। ये इसकी मालिक कौन है, भारत सरकार है, राज्य सरकार नहीं है, याद रखेंगे इसको। यहां मैंने क्या लिखा, राज्य सरकार। यानी राज्य सरकार को भी जैसे ग्रामीण विकास के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो फिर ये देती नाबार्ड, भारत सरकार को नहीं देगी। जैसे मनरेगा है,
अब भारत सरकार पैसे दे रही है, तो ऐसा नहीं कि मनरेगा में या प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार से जो पैसा आना है सरकार के, भारत सरकार के हिस्से का, उसमें भी नाबार्ड देगा, उसमें नहीं देगी। तो नाबार्ड तो है ही, संस्था ही उसी की नेशनल। तो क्या है कि राज्य सरकारें जो पैसा खर्च करती है ग्रामीण विकास में, कृषि विकास में, उसका फाइनेंस ये करती है नाबार्ड। राज्य सरकार, याद रखेंगे इसको, भारत सरकार नहीं आएगा यहां पर। तो ये तो बात हुई नाबार्ड की। चलिए आगे बात करते हैं केसीसी। नाम सुना होगा, और आप चूंकि ज्यादातर स्टूडेंट कृषि से संबंधित हैं, तो आपके पिताजी ने भी ले रखा होगा केसीसी। उसकी बात करते हैं आज, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। यह योजना प्रारंभ कब हुई? 1998 में। ये 1998 में यशवंत सिन्हा भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। अभी यशवंत सिन्हा बीजेपी के वैसे बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन आजकल मोदी जी की अगर खुले में कोई बुराई कर रहा है बीजेपी के लीडर्स में, कांग्रेस में वो तो करते हैं, विपक्षी दल तो राहुल गांधी, बाकी दिग्विजय सिंह, कई लोग करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं में अगर कोई मुखर होकर मोदी जी के खिलाफ बोलता है अभी आज की तारीख में, तो वो यशवंत सिन्हा है। ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री हैं, और 1998 में ये भारत के वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की, केसीसी, यानी भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जनक कौन है? पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। समझ गए? 1998 में इस योजना का प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत क्या होता है? किसानों को एक वर्ष की अवधि के लिए, एक वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है। एक साल के लिए। इट मीन्स क्या हुआ कि जो केसीसी है ना, इस योजना में क्या है, किसान का कार्ड बनेगा, उसका बैंक में खाता खोला जाता है। अच्छा, किसान कौन? जिसके पास जमीन है। एक तो भूमिहीन किसान होता है, एक भूमिधारी किसान होता है। किसान दो तरह के होते हैं, एक तो जिसके पास जमीन है, एक जिसके पास जमीन नहीं है, लेकिन वो किसान इसलिए कहलाता है कि वो भी करता खेती है, वो किराए पे लेके जमीन, जैसे सीर पे ले लिया, बटाईदारी सिस्टम में सीर पे लेते हैं ना गांव में, तो वो भी किसान ही, हालांकि वो मालिक नहीं उस जमीन का, लेकिन उसको भी किसान कहेंगे। लेकिन कौन से टाइप का किसान? भूमिहीन किसान, लैंडलेस फार्मर, उसके पास खुद की जमीन नहीं है। और एक किसान ऐसा होता है जो खुद की जमीन होती है, मालिक भी वही होता है, जितना उत्पादन होगा उस खेत में सारा का सारा उसी के पास जाएगा। लेकिन जो भूमिहीन किसान होता है उसके पास सारा का सारा उत्पादन नहीं जाता है, क्योंकि जो भूमि का मालिक है वो कोई और होता है। तो कुछ हिस्सा जो भी उन्होंने तय कर रखा है, जैसे 50-50 कर रखा है, तो 10 बोरी गेहूं की हुई तो 5 बोरी उस मालिक के पास जाएगी, 5 बोरी उस किसान के पास जाएगी। समझ गए? भूमिहीन किसानों में ये। तो ये जो लोन दिया जाता है ना, किसको दिया जाएगा? भूमिधारी किसानों को, जिसके पास जमीन है। तो जमीन वाले किसानों को दिया जाता है 1 वर्ष के लिए। तो ये क्या हुआ? अल्पकालीन ऋण हुआ। भाई अल्पकालीन ऋण की अवधि 15 माह होती है, तो यहाँ तो ये दिया ही 1 साल के लिए दिया जा रहा है ना। अल्पकालीन ऋण है। अच्छा, अल्पकालीन है, इट मींस अमाउंट भी कम है, ज्यादा अमाउंट नहीं होती केसीसी की। ऐसा नहीं कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कम अमाउंट होती है। 1.5 लाख, ज्यादातर तो 1 लाख, 1.5 लाख इस तरह के होते हैं केसीसी। ज्यादातर जो अमाउंट होती है, अधिकांश केसीसी वाली जो अमाउंट मिलेगी आपको, जो ऋण दिया जाता है, उसकी मात्रा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इतनी मिलेगी। बाकी जो बड़े किसान है वैसे ज्यादा भी ले सकते हैं, जिसके पास जितनी जमीन है उतना ही पैसा दिया जाता है। किसी किसान को 20,000, 50,000 मिलेगा या 5 लाख मिलेगा केसीसी में, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसके पास जमीन कितनी है। जो मेन आधार है वो तो जमीन ही होती है। तो ये 1 साल के लिए दिया जाएगा, यानी 1 साल के अंदर अंदर उसको एक बार जमा कराना है। इसमें सिस्टम क्या है? आज लोन लिया तो 1 साल के अंदर अंदर एक बार उस खाते को
क्या करना है, उसको क्रेडिट में लाना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वहां जो लोन ले रखा है किसान ने, एक बार सारा का सारा पैसा वापस बैंक में जमा कराना है 1 साल के अंदर अंदर। फिर जैसे आज जमा कराया कल वापस निकलवा लो। इस स्कीम में क्या है, आज पैसा जमा कराया तो कल वापस निकलवा लो। और एक बार जब भी कार्ड बन जाता है ना, तो वो कार्ड 5 साल तक वैलिड रहता है। उसकी अवधि कितनी होती है, इस कार्ड की अवधि 5 साल। और कार्ड का मतलब समझे ना, उसका बैंक में अकाउंट खुलेगा, उस अकाउंट में बैंक पैसे डाल देगा और कार्ड दे देगा। जब भी किसान को जरूरत पड़ेगी बैंक से पैसे निकाल लेगा जाकर, समझ गए। और 5 साल तक वो वैलिड रहता है। 5 साल बाद फिर वापस क्या होता है कि अपने जमीन के नए डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं। भाई जमीन के आधार पे तो मिलता है ना। अब किसके पास कितनी जमीन है बैंक को ऐसे थोड़ी मालूम होता है, कहने से भी नहीं मानता वो कहता है चलो पटवारी से जमाबंदी लो। तो पटवारी की डॉक्यूमेंट जमाबंदी गिरदावरी नक्शा वगैरह लेके जाना होता है वहां। तो एक बार लेके गया, अकाउंट खुल गया, केसीसी बन गया, 5 साल तक कोई टेंशन नहीं उसको। 5 साल बाद अगर फिर और आगे जारी करना है उसको कार्ड को और खाते को बनाए रखना है, लोन अभी की सुविधा अभी और लेनी है लंबी, तो फिर उसको वापस एक बार डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे पटवारी से लेकर। ताकि बैंक ये जानना चाहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई इसने वैसे कर जमीन तो बेच तो सकता नहीं, वो बेच तो सकता है नहीं क्योंकि वो रिकॉर्ड में बैंक के नाम हो जाती है, जमीन बैंक के नाम हो जाती है। वैसे जो सहकारी समितियां होती है ना, जो 50,000 तक का लोन देती है, सहकारी समितियां जो प्राथमिक सहकारी समितियां होती है जो 50,000 का लोन देती है, गांव में होती है वो 6,514 जो मैंने आपको बताई थी, वो 50,000 का जो लोन देती है ना, उसके लिए वो किसान की जमीन गिरवी नहीं रखती। लेकिन आप एसबीआई में जाओगे तो एसबीआई तो गिरवी रखेगा जमीन कि भाई जमीन में मेरा नाम डालूंगा, क्या पता तुम बेच दो उस जमीन को। लेकिन प्राथमिक साख समितियां जो गाँव में होती है वो क्या होती है, जमीन बिना गिरवी रखे किसान को दे देती है लोन। तो केसीसी का मतलब समझिए ना, आपके सबके घरों में मिलेगा केसीसी की सुविधा, सब लेते हैं। तो अवधि 5 साल होती है। 1998 में प्रारंभ हुई। किसान को 1 वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है, यानी 1 साल, मैंने क्या शब्द बोला, अकाउंट 5 साल तक वैलिड रहेगा। 5 साल बाद वापस कागज जमा कराने हैं नए जमीन के, और 1 वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है। यानी आज पैसा लिया तो 1 साल के अंदर अंदर एक बार उसको वापस जमा कराना, सारा का सारा पैसा आज जमा कराया कल वापस दूसरे दिन ले जाए हो, लेकिन एक दिन इसको प्लस में लाना होगा खाते को। ये स्कीम है। तो इसलिए ये अल्पकालीन ऋण कहलाता है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है जो लेना चाहते हैं लोग, उसका बड़ा रीजन है, वो है ब्याज दर सिर्फ 4%, सालाना ब्याज दर 4%। मान लो आपने 1 लाख रुपए लोन लिया केसीसी में एसबीआई से, तो साल भर बाद आप जमा कराने जाओगे ना तो 1,04,000 रुपए जमा कराने हैं आपको। आपसे ब्याज कितना लिया जाएगा, सिर्फ 4,000। समझिए आप कितना ब्याज लिया जा रहा है यहाँ, 4,000 रुपए सिर्फ। ये अब किसान लोग क्या करते हैं, जो होशियार किसान होते हैं, 4% में यहां से ले लिया लोन, यहां से केसीसी ले लिया पैसे, मान लो 1 लाख रुपए ले लिए एसबीआई से, और उन्होंने अपने काम में नहीं लिया, यही पैसा दूसरी लोगों को, व्यवसाय जो व्यापारी लोग होते हैं उनको उधार दे दिया कि आप मेरे को, चलो मैं आपको 12% पे देता हूँ, 12% मुझे दे देना। तो 8% का फायदा किसान को हो गया। उसने कितने पे लिया लोन, 4% पे। उसने व्यापारी को कितने पे दे दिया वो पैसा, 12% पे। तो 8%, यानी 8,000 किसान ने कमा लिए साल के। ऐसे कई किसान लोग करते हैं। या कई जो व्यापारी लोग भी होते हैं ना, वो भी भाई जमीन तो उनकी भी होती है, तो वो भी ऐसे केसीसी बनवा लेते हैं लोन लेके, फिर उसका उपयोग बिजनेस में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है ये लोन। 4% पे लोन लेके लोग अपना मकान बना लेते हैं, शादी ब्याह कर देते हैं, मृत्यु भोज कर देते हैं। ब्याज तो 4% ही तो है। कारें खरीद लेते हैं लोग, किसानों के पास, भाई जिनके पास जमीनें हैं वो भी तो कारें रखते हैं, मोटरसाइकिल रखते हैं। तो वैसे आप कार के नाम से लोन लेके आओ तो महंगा पड़ेगा, मोटरसाइकिल का लोन लो 10% 12% लेगा। जिस भी आप जैसे एसबीआई से लोन लिया आपने कार उसका मोटरसाइकिल का, लेकिन आप ये केसीसी लाकर उस पैसे से मोटरसाइकिल खरीदो तो 4% ही पड़ेगा आप पे। तो इसमें ये प्रॉफिट है। अब इसमें क्या होता है, एक और होता है दुर्घटना बीमा। इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, दुर्घटना बीमा, मृत्यु की स्थिति में 50,000 और घायल नहीं, ये मानो आप विकलांग,
विकलांग 25,000। जिस किसान ने लोन लिया ना, उस लोन वाले किसान को क्या करता है, उसका बीमा कर देता है बैंक, बीमा कंपनी से बीमा करवाता है। तो इसमें कुछ पैसा प्रीमियम का 2:1 में दिया जाता है। जैसे 300 रुपए लगे ना, तो 200 रुपए तो देगा बैंक और 100 रुपए देगा ये किसान, और फिर किसान का बीमा हो जाएगा। बीमा का मतलब क्या हुआ कि अगर किसान की दुर्घटना से मौत हुई, दुर्घटना बीमा लिखा है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो फिर उसको 50,000 रुपए मिलेंगे उसके घर वालों को। और यदि मौत नहीं हुई, विकलांग हो गया, जैसे एक अंगूठा कट गया, पैर कट गया, हाथ कट गया, एक आंख चली गई, तो उस स्थिति में 25,000 उसको मिलेंगे उस किसान को जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो ये एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होता है ना, दुर्घटना बीमा, ये केसीसी वाले किसान का स्वतः ही हो जाता है, मतलब उसका होना ही है। यानी इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आपके पिताजी ने केसीसी ले रखा है और दुर्भाग्य से आपकी पिताजी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो आपको 50,000 रुपए निश्चित रूप से मिलने हैं बीमा कंपनी से। इस केसीसी धारी होने के कारण, आपके पिताजी ने केसीसी ले रखा है ना, इसलिए उनको ये 50,000 रुपए का बीमे का क्लेम मिलेगा। वो आपने अलग और कोई बीमा करा रखा होगा, वो उसके पैसे तो अलग से आएंगे, LIC वगैरह की कोई पॉलिसी ले रखी वो तो आना ही है, लेकिन ये भी आएगा अगर आपके पिताजी ने केसीसी ले रखा है। समझ गए? तो इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। एक फैसिलिटी और है, फसल बीमा भी इसमें फसल बीमा कराना आवश्यक, फसल बीमा अनिवार्य। जो व्यक्ति केसीसी का फायदा उठा रहा है ना, यानी जिस व्यक्ति ने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है, केसीसी बना रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा है, उसको अनिवार्य रूप से अपनी फसल का बीमा कराना होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय फसल बीमा योजना है। अभी मैं आपको बीमे का आगे दूंगा टॉपिक, उसमें बताएंगे बीमे में क्या क्या स्कीम्स है सरकार की। तो इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने केसीसी ले रखा है, उसको अनिवार्य रूप से उसकी फसल का बीमा किया जाता है। बैंक वाले बुला लेंगे, भैया तुमने केसीसी ले रखा, चलो फॉर्म भरो, बताओ मेरे को फसल इस बार क्या फसल, कोई खरीफ में के साथ मक्का बोई, चलो मक्के का बीमा कर दिया, तुम्हारे कितने बीघा बोई, 5 बोई, चलो 5 बीघे का बीमा हो गया। और इसमें कुछ भाग नॉमिनल, बहुत कम भाग जो प्रीमियम राशि होती है ना बीमे की किस्तें जमा कराते हैं ना, किस्तें अपन जैसे मान लो LIC की कोई पॉलिसी ले रखी है आपने, तो उसमें किस्तें जमा होती है ना, वैसे इसमें भी प्रीमियम जमा होता है। वो प्रीमियम जो जमा होगा ना, उसमें अधिकांश भाग कौन देता है, बैंक, और कुछ भाग बैंक क्या देता है, वो सरकार देती है, और कुछ भाग वो किसान देता है। तो उसका अनिवार्य रूप से उसकी फसल का बीमा होता है। अब मान लो फसल किसी कारण से खराब हो गई, प्राकृतिक कारणों से, जैसे ओलावृष्टि हुई या अनावृष्टि हुई, सूखा बढ़ गया, पानी नहीं बरसा, फसल जल गई, या बहुत ज्यादा पानी बरसा, बाढ़ आ गई, फसल बह गई, या फसल को नीलगाय खा गई, सूअर खा गए, तो उस स्थिति में क्या होता है, किसान को मुआवजा मिलता है बीमा कंपनी से। समझे? तो किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के फायदे कितने हो गए आपके, एक तो आपको 4% दर पे बहुत सस्ती रेट पे क्या मिल गया, पैसा मिल गया, नंबर 1। नंबर 2, आपका एक्सीडेंटल बीमा हो गया, अगर आपकी डेथ हो जाती है दुर्घटना से, तो आपको 50,000 मिलेंगे आपके पीछे वालों को, आपकी पत्नी को या आपके बच्चों को, और विकलांग हो गए तो 25,000 में मिलेंगे आपको ही। समझ गए? और आपकी फसल, जिस आपके खेत में जो फसल बोई जा रही है ना, उसका भी बीमा होता है, अनिवार्य रूप से कराना ही है उसको। तो फसल खराब होती है तो आपको मुआवजा मिलेगा बीमा कंपनी से। ये इतने फायदे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के, इसलिए इसका प्रचलन इतना अधिक है कि हर किसान लेना चाहता है इसको। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, ये 4%। भारत में केवल एक ही लोन है ये इस प्रकार का जिसमें ब्याज की दर सबसे कम है। अच्छा, इसमें एक बात ही जानेंगे, एग्जाम में जो अपने को पूछा जा सकता है कि भारत में किसानों को सर्वाधिक केसीसी कार्ड किसने प्रदान कर रखे हैं। चलो आप यहां एक बार इसका चलो जल्दी से शॉर्ट ले लो, फिर मैं तो यहां पे चलो आगे बताता हूं। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ये कौन बनाता है, कौन बनाता है केसीसी, कौन बनाएगा,
आरआरबी, सभी बैंक प्राइवेट हो या सरकारी हो सभी बनाते हैं। सभी बैंक, सहकारी समितियां, सहकारी संस्थाएं, वो जो भूमि विकास बैंक है या आपके जैसे प्राथमिक साख समितियां हैं, ये सभी केसेस जारी करती है, ये करते हैं, सभी बैंक देते हैं, सहकारी संस्थाएं, आरआरबी। अब इसमें क्या होता है कि सर्वाधिक योगदान, ये अपने को याद रखना है, सर्वाधिक योगदान है अभी केसीसी में या किसान क्रेडिट कार्ड में, वो है वाणिज्यिक बैंकों का, कॉमर्शियल बैंक्स। ये जो एसबीआई है, आपके व्यावसायिक बैंक कहते हैं ना इनको, कॉमर्शियल बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, एक्सिस बैंक, आईसीआई, ये सभी वाणिज्यिक बैंक। यानी आरआरबी हो गए, 3 कैटेगरी हो गई ना वित्तीय संस्थान की, एक तो आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक हो गए आपके वाणिज्यिक बैंक, ये सभी बैंक आ गए, एक सहकारी संस्थाएं हो गई। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रोल है आज की तारीख में, यह किसानों को सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड अगर प्रदान कर रखे हैं तो वाणिज्यिक बैंकों ने कर रखे हैं। समझ गए, ये फैक्ट अपने को याद रखना है। आप जो ये देख रहे हैं कृषि ऋण है ना, यहां में कृषि के बजाय अगर एक चीज लिखता हूं, किसान ऋण, किसान ऋण या किसान द्वारा लिया गया ऋण, उसको एक दूसरे आधार पर बांटते हैं, उद्देश्य के आधार पर। किसान ऋण कितने भाई, किसान ऋण को 3 आधारों पर बांटेंगे, कृषि ऋण को 2 आधारों पर बांटेंगे। कृषि ऋण को तो बांटा मैंने एक तो स्रोत के आधार पर और एक किस आधार पे बांटा था, शुरू में बांटा था ना इधर, अवधि के आधार पर, है ना, अवधि के आधार पर, स्रोत के आधार पर, 2 आधारों पे बांटा हमने कृषि ऋण को। तो लेकिन किसान ऋण को, इस कृषि शब्द के बजाय अगर मैं किसान शब्द लिख दूं तो किसान ऋण को 3 आधारों में बांटेंगे, एक अवधि के आधार पर, एक स्रोत के आधार पर, एक उद्देश्य के आधार पर। तो वो जो उद्देश्य के आधार पर है ना, यानी किसान ऋण को 3 आधारों पे बांटा जाता है, तो उद्देश्य का आधार और है, इसमें होता है उत्पादक, प्रोडक्टिव, उत्पादक उद्देश्य यानी उत्पादक ऋण या प्रोडक्टिव लोन, और एक अनुत्पादक ऋण। प्रोडक्टिव लोन, उत्पादक ऋण, और अनुत्पादक अनप्रोडक्टिव लोन, अनुत्पादक ऋण। तो यहां पे क्या होता है कि अब इस उत्पादक ऋण से मतलब क्या होता है, ऐसा लोन जो कृषि कार्य के लिए लिया जा रहा है, जैसे खाद बीज के लिए लिया गया है, खाद के लिए, बीज के लिए, यंत्र के लिए, कुएं के लिए, ये सब उत्पादक है। यानी इनसे ये जैसे खाद के लिए लोन लिया तो खाद में जो पैसा खर्च किया, खाद से क्या होगा, खेत में उत्पादन होगा ना, फसल उत्पादित होगी ना, फसल पैदा होगी, मक्के की फसल पैदा होगी, बीज के में खर्च करने में ये होगा, यंत्र भी इसी में काम में आएगा। कुआं खोदने से भी, कुएं में जो पैसा खर्च करेंगे, जो लोन लेकर कुआं खोदा जा रहा है, उस लोन से कुआं खुदेगा ना तो फिर पानी मिलेगा सिंचाई के लिए, सिंचाई होगी खेत में तो फसल का उत्पादन बढ़ेगा, एक के बजाय 2 फसलें लेंगे साल में, 3 फसलें लेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। यानी इन चीजों पर जो खर्च करेगा ना वो, उससे खेत में उत्पादन बढ़ेगा। तो यानी इसको कहते हैं उत्पादक ऋण। किसान इस तरह के कार्यों के लिए ऋण लेता है, उसको कहते हैं उत्पादक। और एक होता है अनुत्पादक ऋण, शादी, मृत्यु बोझ, बीमारी, इस तरह के कार्यों के लिए। यानी ऐसा लोन जो बच्चे की शादी में खर्च कर दिया, जिसका पैसा, मृत्यु बोझ में पिताजी मर गए, उनके 12 दिन करने में, नुक्ता वगैरह करने में पैसा खर्च कर दिया, उसको कहते हैं मृत्यु बोझ, करते हैं ना, उसमें जो पैसा खर्च करते हैं
एक जैसे बीमार हो गया कोई घर में, कैंसर हो गया किसान के किसी परिवार के व्यक्ति को, तो उसका इलाज कराने में उसने लोन लिया कि 2 लाख रुपए चाहिए इलाज में, पैसे नहीं है बेचारा, तो क्या करेगा, तो वो लोन लेगा, वो बैंक से भी ले सकता है। अब यहाँ भारत में क्या स्थिति है कि किसान लोग क्या करते हैं, खेत, वो बैंक से तो लोन लेते हैं खेती के नाम पर कि मुझे खेत में मान लो खाद बीज के लिए पैसा चाहिए, यंत्र के लिए पैसा चाहिए, ट्यूबवेल खोदने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन करते क्या है, उस पैसे को वो इनमें खर्च कर देते हैं। यानी अनुत्पादक कार्यों के लिए तो लिया जाता है लोन कागजों में, तो बैंकों को तो कह दिया जाता है कि इसके लिए ले रहे हैं, और खर्च इन अनुत्पादक कार्यों में कर दिया जाता है। वैसे ये होता है। तो अनुत्पादक जो ऋण लेता है ना किसान, वो बैंक तो अनुत्पादक ऋण देते ही नहीं। शादी के लिए कोई बैंक ऋण नहीं देगा, मृत्यु भोज के लिए कोई देता है? आप जगह SBI में जाके देखो, उससे कहोगे यार मेरे पिताजी के 12 दिन करने, उसमें 1 लाख रुपए चाहिए, दे देगा क्या लोन? आपको नहीं देगा। शादी के लिए भी लोन नहीं देगा, बीमारी के लिए भी लोन नहीं दिया जाता, उसमें मेडिकल पॉलिसी करानी होती है, लोन तो आपको मिलेगा नहीं। समझ गए? तो ऐसे कामों के लिए लोन फिर क्या होता है, प्राइवेट व्यक्ति देते हैं, गैर संस्था के स्रोत जो होता है, ये जमींदार है, मित्र है, रिश्तेदार है, सेठ साहूकार, ये देते हैं ऐसे कामों के लिए। कि जैसे किसान को जरूरत पड़ गई कि साहब मेरे पिताजी की डेथ हो गई आज ही, पैसे चाहिए, तो फिर वो सेठ से लाएगा पैसे, साहूकार से लेके आएगा, मित्रों से लाएगा। तो ये अनुत्पादक ऋण, यानी ऐसे कामों के लिए ऋण लिया जाता है जिनसे कोई उत्पादन नहीं होना है। शादी में जो पैसा खर्च करेंगे उससे कोई खेत में फसल उत्पादन बढ़ेगा क्या, या किसान की इनकम बढ़ेगी क्या मृत्यु भोज में पैसा खर्च करने से? तो इसलिए इसको अनुत्पादक ऋण कहते हैं। ये ऋण ऐसे कामों के लिए लिया जाता है जिससे उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, इसलिए इसको अनुत्पादक ऋण कहते हैं। और ये उत्पादक ऋण होता है जो ऐसे कामों पे जिनका पैसा खर्च किया जाता है, वो उत्पादक ऋण कहलाता है। तो ये उद्देश्य के आधार पे हो गया।